हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम निशा है और मैं अब 26 साल की हो गई हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरे स्कूल के समय की है। तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस वक्त मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा गदराया हुआ था, जिससे मैं आकार में बहुत बड़ी दिखने लगी थी। वैसे मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे पास होना नामुमकिन सा लगता था। तब फेल ना हो जाऊं, इसलिए मैं हमेशा परीक्षा में नकल करके पास होती आई थी। आप जानते हैं कि लड़कियों के लिए नकल करना कितना आसान होता है, क्योंकि छुपाने के लिए कई जगह होती हैं और हमारे स्कूल में लड़कियों की ज़्यादा जांच भी नहीं होती थी। इसलिए मैं सभी परीक्षाओं में नकल करके आती थी और अच्छे अंक से पास हो जाती थी। इसी तरह करके मैं 10वीं पास कर चुकी थी, लेकिन अब मेरी 12वीं की परीक्षा भी करीब आ रही थी और तब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई थी। सच बताऊं तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद भी नहीं रहती थी, क्योंकि मेरा दिमाग और विद्यार्थियों की तरह तेज़ नहीं था। इसलिए नकल करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं और मेरी एक सहेली, हम दोनों ने परीक्षा से एक सप्ताह पहले ही छोटे छोटे फर्रे बनाकर रख लिए थे। तब मैं अपनी सहेली के घर जाकर हम दोनों सोचते थे कि नकल कहाँ छुपाई जाए ताकि हम पकड़े न जाएं। मेरी सहेली भी मेरी ही तरह कमज़ोर थी, उसके घर पर कोई नहीं था। तब मेरी सहेली ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्कर्ट था, इसलिए हम अपनी जांघों पर रबड़ बांधकर नकल का फर्रे को छुपाते थे। फिर परीक्षा में आराम से बैठकर हम वो नकल वाला पर्चा बड़ी ही आसानी से निकाल लिया करते थे। तब मेरी सहेली ने मुझे दिखाया कि कैसे उसने अपनी जांघों पर नकल वाला पर्चा बांध रखा है। कुछ पर्चे उसने अपनी छाती पर भी लगाए थे। बस एक दिक्कत थी कि नकल रखने के बाद ड्रेस के अंदर जो शर्ट होता है उसकी ऊपरी बटन खोलना पड़ता है। मेरी सहेली ने तो कुछ पर्चे अपने अंडरवियर में भी छुपा लिए थे। आगे की तरफ पर्चा छुपाने का मतलब था कि कोई हमारा अंडरवियर तो नहीं उतारेगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर कोई लड़का बगल में बैठा हो तो उसके सामने ही स्कर्ट के नीचे हाथ करके हमें अपना फर्रा निकालना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट वाली नकल अंडरवियर और छाती में छुपाई जाए, क्योंकि वहाँ कोई जांच नहीं करेगा। अगर सामने से टीचर आएंगे तब वो छाती और अंडरवियर को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर रखने से पकड़े जाने का डर थोड़ा कम था। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और परीक्षा का समय आ गया। अब हमारी चिंता भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब हमारी सोच के अनुसार हमारे सभी पेपर ठीक से होने लगे। बस एक आखिरी पेपर साइंस का बचा था, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई। हुआ यूं कि मैं परीक्षा में बैठी थी और लिखना शुरू किया। तब आखिरी 20 मिनट ही बचे थे और मेरा पेपर अभी भी पूरा नहीं हो पाया था। तब जल्दी जल्दी मैं अपनी जांघ पर छुपाई हुई चिट निकालने लगी और लिखने लगी। मैं चिट को देखकर लिखने में इतना मगन थी कि तभी पीछे से मेरे सर कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चला। तब सर ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। फिर सर ने मेरे हाथ में वो नकल का चिट देखा। मैं चिट को फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने वो चिट मांगी और तब तक मैं ना चाहते हुए भी उनके हाथ में चिट को देने लगी। फिर सर ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। तब मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी सर ने पेपर पर लिख दिया कि मैं नकल करती हुई पकड़ी गई हूँ और इसी कारण मैं फेल हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजी और परीक्षा ख़त्म हो गई। तब मैं बाहर ही खड़ी रही। आखिरी पेपर और मंगलवार का दिन था। तब सभी बच्चों का पेपर होने के कारण सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पिता मेरी शादी करवा देंगे। आखिर में मैंने सोचा कि एक बार सर से माफ़ी मांग कर देख लेती हूँ। तब मैं माफ़ी मांगने के लिए अपने सर के ऑफिस की तरफ गई। सर का ऑफिस ऊपरी मंजिल पर
कोने में ही था। वहाँ थोड़ा अंधेरा था और जब तक ज़्यादातर शिक्षक जा चुके थे, आसपास कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे मास्टर जी के ऑफिस के पास गई। तब तक मास्टर जी पेपर ठीक कर रहे थे। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर ने कहा आ जाओ। तब मैं डरते हुए धीरे से बोली, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब सर नीचे सर झुकाए पेपर ठीक कर रहे थे। मैंने फिर से कहा, अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन कृपया करके मुझे फेल मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना ही नकल किया है और उसी समय पकड़ी गई। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और सर कुछ बोले बिना ही अपना काम कर रहे थे। तब मुझे लगा कि अब सर मेरी बात नहीं सुनेंगे और मैं पास नहीं हो पाऊंगी। तब डरते डरते मैंने सर के पास गई। फिर सर ने धीरे से मेरे सर से लेकर पाँव तक नज़र दौड़ाई। तब मैं भले ही 12वीं कक्षा में थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम भरा हुआ था। तब सर ने मुझ पर नज़र डाली और कहा, तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तब मैंने तुरंत कहा, सर आप कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे फेल मत करना। मेरी बात सुनकर सर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा उसके बारे में किसी को बताना नहीं, और जो भी होगा वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगा। सर के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी मंजूरी मिलते ही सर ने पेपर साइड में रख दिए और उठकर बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आए। फिर ऑफिस में लौटकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तब मैं उनके पास ही खड़ी थी। फिर सर ने कहा, मुझे पहले बताओ तुमने नकल कहाँ कहाँ छुपाई थी? ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। जब सर ने देखा कि मैं थोड़ी डर गई हूँ, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहानुभूति देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ और खुले मन से बताओ। तब सर का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कहा, मैंने नकल अपनी जांघों पर और कुछ यहाँ छाती पर रखी हुई थी, और फिर मैंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। इस पर सर ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कैसे छुपाई है। तब मैं बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब सर ने फिर से कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, मुझे दिखाओ। और मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तब मेरे पास सर की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी छाती के अंदर से नकल निकालकर सर को दे दिया। फिर सर ने पूछा, और कहाँ पर छुपाई हैं? मैंने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। तब सर ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कहाँ कहाँ रखी है, मुझे सभी जगह देखनी है। तब मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, लेकिन फेल होने का डर भी था, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे फेल नहीं होना है। फिर डरते हुए मैंने अपना ड्रेस थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही मैंने ड्रेस ऊपर किया, मेरी गोरी जांघें दिखने लगी और सर उनको देखते रहे। मैंने धीरे धीरे ड्रेस ऊपर किया। क्योंकि चिट रबड़ से बंधी हुई थी, इसलिए मुझे पूरा ड्रेस ऊपर करना पड़ा। मेरी दोनों जांघों पर नकल बंधी हुई थी। फिर सर ने नकल निकालते हुए मेरी टांगों पर हाथ फेरा। तब सर का हाथ मेरी टांगों पर लगते ही मैं कांपने लगी। सर ने दूसरी टांग पर भी हाथ रखा और नकल निकालने लगे। फिर सर ने कहा, ऐसे दोनों हाथों से ड्रेस ऊपर करके पकड़ो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सर जो भी कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, ये अब मैंने ठान लिया था। तब मैंने ड्रेस को कमर तक ऊपर पकड़ा हुआ था, जिससे कि मेरे अंडरवियर सर को साफ दिखाई दे रही थी। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरी टांगों पर हाथ फिराते हुए नकल निकाल रहे थे। वो जानबूझकर समय लगा रहे थे। हालांकि सर की उम्र अभी भी 50 साल की थी, लेकिन वे काफ़ी जवान दिखते थे। सर का हाथ मेरी टांगों पर फिर रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं आंखें बंद करके सर के हाथ को महसूस कर रही थी।
अचानक सर ने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। तब सर ने कहा, मैं बस तुम्हें अंदर कमरे में ले जा रहा हूँ, क्या और कोई चिट छुपाई है तुमने? मैंने कहा, नहीं सर, अब कोई भी चिट नहीं है। सर ने कहा, मुझे बस एक बार कमरे में ले जाकर देखना है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर सर ने मुझे एक बेंच पर लिटा दिया और कहा, मैं बस थोड़ा देखूंगा कि तुमने कहीं नकल छुपाई तो नहीं है। ऐसा कहकर सर मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरने लगे। तब मैंने कहा, नहीं है सर, जो भी कुछ था मैंने आपको पहले ही दे दिया। तब सर ने कहा, अच्छी तरह से देखना होगा, तुम ऐसा करो, अपना ड्रेस ऊपर कर लो। फिर उन्होंने खुद ही मेरा ड्रेस ऊपर किया। मैंने कहा, सर नहीं है, किसी ने देख लिया तो? सर ने कहा, कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है। फिर उन्होंने मेरा ड्रेस ऊपर किया और मेरा सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। फिर धीरे धीरे सर ने ऐसे ही करके मुझे तैयार कर लिया। ना चाहते हुए भी मुझे सर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन मास्टर जी में एक बात तो बहुत अच्छी थी कि अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और इसका अंदाज़ा मैं लगा चुकी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में पेपर दिया और कहा, इसे घर ले जाकर पूरा लिखो और बुधवार को वापस लाकर मुझे दे देना। तब उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताना। उस साल पहली बार मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और मैं अच्छे अंकों पर पास हो गई थी। उस दिन मुझे सीखने को मिला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शीतल 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। शीतल 2 भाई बहन थे। पहले उसका बड़ा भाई था राज, जो 25 साल का जवान लड़का था। फिर शीतल थी। एक दिन गांव से शीतल के दादा की मौत की खबर आई। ये सुनते ही शीतल की मम्मी पापा ने फैसला किया कि दोनों बहन और भाई को घर पर ही छोड़ दें ताकि घर खाली ना रहे। शीतल ने अपनी माँ से कहा कि बड़े भाई को ही घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो, मगर मम्मी ने ये कहकर शीतल को ले जाने से मना कर दिया कि बेटी, तेरा एग्जाम होने वाला है और तुम्हारे भाई की भी, तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो और एग्जाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में बहुत दिन लग जाएंगे क्योंकि वहां हमारे सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसकी मम्मी और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन ना आता और आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो शीतल ने इतनी गंदी हरकत की। हुआ ये कि शीतल की 12वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई एमए की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब शीतल भी अपनी परीक्षा की तैयारी में बिजी हो गई और भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था। पर माँ की जगह शीतल की अब ड्यूटी हो गई थी कि वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। अभी मम्मी और पापा को गए सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए थे कि एक दिन की बात है, राज घर आया और अपने रूम का दरवाजा खोला और किसी को रूम में बैठाकर सीधा किचन में आया। शीतल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि किचन से जब बर्तन की आवाज आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा भाई किचन में खाने की प्लेट निकाल रहा है। शीतल ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए मैं निकाल देती हूँ। राज बोला, ठीक है, और ये कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। मैंने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई के रूम की तरफ खाना लेकर चली गई।
शीतल ने बाहर से दरवाजा खटखटाया तो राज ने दरवाजा खोला और खाने की प्लेट ले ली। शीतल खाना देकर मुड़ ही रही थी कि उसकी नज़र भाई के कमरे में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में अंदर कोई लड़की है। ये देखकर शीतल चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और राज का वैसे भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने शीतल के हाथ से खाना लिया, शीतल तिरछी नजरों से कमरे में झांक कर देख रही थी और राज उसके जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही शीतल मुड़ी, उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। शीतल जब किचन में गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में वह अजनबी लड़की कौन है और फिर मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही शीतल ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़र का ये धोखा होगा, वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम में कोई लड़की हो। शीतल जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। शीतल ने सोचा, देखो तो सही कि आखिर मामला क्या है। इतने में फिर राज किचन की तरफ आया और शीतल से बोला, शीतल 2 कप चाय बना दो, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं। और मैं जब बाजार से घर आ रहा था तो मैं राशन का सारा सामान ले आया था, पर तुम देख कर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं है, नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। शीतल बोली, ठीक है, अभी मैं 5 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। शीतल चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंथ रही थी। राज वहीं पास खड़ा चाय बनाने का इंतजार कर रहा था। राज ने शीतल से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? शीतल बोली, नहीं भाई, मैं कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खा लिया है, इसलिए मैं आटा गूंदने के बाद सोने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी। इतनी देर में चाय बनकर रेडी हो गई। राज चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया, पर शीतल के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब शीतल ने आटा गूंद लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज आए, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शीतल का रूम दूसरी मंजिल पर था। शीतल अपने कमरे में जा रही थी, अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे की खिड़की थी और शीतल को जब रहा नहीं गया तो उसने उस खिड़की से झांकने का फैसला किया। शीतल भी ये देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका ये कोई वहम है। और अब शीतल ने सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अपने भाई के कमरे में झांका तो शीतल ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल और दिमाग थमसा गया। कमरे के अंदर शीतल का भाई और वह लड़की एक दूसरे के ऊपर थे और कबड्डी खेल रहे थे। शीतल ने दोनों को देखकर अपना आपा खो दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और शीतल ने पहली बार औरत और मर्द को ऐसी हालत में देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटे बाद कुछ आवाज आने लगी तो शीतल की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आकर उसने देखा, वह आवाज नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। शीतल ने नींद में ही फोन उठा लिया। शीतल फोन पर कुछ बोलती उससे पहले उधर से लड़की की आवाज आई और लड़की कहने लगी, राज, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही शीतल समझ गई कि ये वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उससे फोन पर बात करने की कोशिश में है। राज अपने कमरे में ही था और जब उसने फोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। उसने अपने भाई को ऊपर आता देखा तो तुरंत उस लड़की का फोन काट कर सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन शीतल के कमरे के बाहर ही था और जब राज शीतल के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा फोन
कट हो गया है और शीतल सो रही है, पर शीतल सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। राज ने तुरंत लड़की को फोन लगाया और फोन पर ही गंदी गंदी बातें करने लगे। दिन में वह हरकत और रात की ऐसी बातों ने शीतल को अब अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। रात के 9 बज चुके थे। शीतल ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। राज जब बात करके फोन से उठा तो उसने कहा, शीतल उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोओगी। तब शीतल एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई। उसने कहा, रात के 9 बज रहे हैं, तुम तो घोड़े बेचकर सोई हो, खाना भी नहीं बनाया। अपने भाई की बात सुनकर शीतल ने एक्टिंग की, 9 बज गया है, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। राज ने कहा, जो तुम्हें खाना है वह खा लो, मैं बाहर से पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और ये कहकर राज सोने चला गया और शीतल फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी गंदी बातें सोचने लगी। शीतल के अंदर उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। शीतल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इस उम्र की होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। और अब शीतल धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी, आखिर ऐसा करता ही क्यों है। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की, कम उम्र में बहक ही जाते हैं और ये एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छूटता। और इन्हीं सब बातों और सोच की वजह से शीतल ने वह काम कर डाली जो एक सीधी और मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फायदा उठाया और रोज सुबह घर खाली देखकर स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज लाया करता था। और शीतल भी सीढ़ी की खिड़की से छुप छुप कर वह अपने भाई का खेल देखती रहती थी। और लगातार ऐसा 8 दिन तक चलता रहा। 8 दिनों बाद शीतल के पापा वापस आ गए, क्योंकि शीतल के पापा की ड्यूटी जो थी। शीतल का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, पर शीतल का अब पढ़ाई से ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ ये है कि इंसान जो चीज देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है, और यही चीज शीतल के साथ भी हो रही थी। शीतल की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज सुबह शीतल का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। शीतल घर में पूरा दिन अकेली रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी, और वह मैगजीन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा रंगीन थी, क्योंकि शीतल की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर शीतल ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीजों में बिताना शुरू कर दिया और अब शीतल की तबाही का रास्ता खुल गया था। शीतल अपनी उम्र से ज्यादा सेहतमंद और हसीन थी। शीतल को उसकी बढ़ती हुई उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते पर पहुंचने लगी, जिससे वह अपने सारे शौक पूरे कर सके। और फिर एक दिन घर की छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। शीतल ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर के साथ और समाज का डर सामने आया। शीतल जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी पापा आ जाती तो वह दिन रात चौकीदार की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती है। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसा गलत काम करे। एक दिन की बात है, शीतल कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। शीतल कपड़े फैला ही रही थी कि 2 घर छोड़कर उसे एक लड़का नजर आया, जो कि पहले भी शीतल को बहुत से इशारे कर चुका था, पर उस समय शीतल का कोई जवाब नहीं था, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और आज शीतल ने अपने भाई की वजह से उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। लड़का अपनी छत पर
पतंग उड़ा रहा था, तब शीतल ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का शीतल के इशारे को समझ गया था और जैसे ही शीतल ने उसको इशारा किया और वह बंदरों की तरह छतों को लांघ कर शीतल के पास आ गया। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आई और बिना कुछ कहे ही उससे लिपट गई। शीतल के इतना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर उल्टा उस लड़के ने शीतल की बात को समझे बिना ही उसे अधूरा छोड़ दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और वह शीतल की ऐसी हरकत देखी तो वह लड़का राज का दोस्त भी था। जब उसने मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से शीतल को धमकी देकर चला गया। अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के के छोड़ने की वजह से शीतल अब भी मानी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि मानो शेर के मुंह में लग गया हो और वह इससे अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद तुरंत ही राज घर आ गया। शीतल ऊपर कमरे में ही थी। वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ गई। तब राज ने शीतल से बोला, कुछ खाने को मिलेगा? शीतल बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वो अच्छा कहता हुआ चलता बना। शीतल नहाने चली गई। नहा कर निकली तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल हो क्यों रही है। ये सब होने के बाद राज बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने शीतल को आवाज लगाया। शीतल ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो तुरंत नीचे आई और उससे लिपट गई। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और जब शीतल ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी तो उसके समझ में आ गया कि शीतल आखिर उससे चाहती क्या है। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और शीतल ने ऐसी हरकत की कि जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वह दोनों ऐसा कर रहे थे तभी शीतल की माँ गांव से आ गई और सब कुछ देख लिया। वह बर्दाश्त ना कर पाई और किचन में जाकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। और कुछ घंटे बाद जब शीतल के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर पुलिस शीतल और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए तैयार थी और जब शीतल के पिता को ये बात पता चली तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी खुद को मौत के घाट उतार लिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके। हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद दोस्त। मैं 20 साल की खूबसूरत लड़की पापा की मौत के बाद ठेला पे फल बेचा करती थी। एक 25 साल का नौजवान लड़का हर रोज मेरी दुकान पर आता और मुझसे एक संतरा खरीद कर ले जाता। लेकिन जब संतरे का मौसम खत्म हो गया तो वह मेरे पास आया और मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और कहा कि कहीं से भी 300 संतरा लाकर मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे हैरत हुई तो मैंने उसका पीछा किया और उसका राज जानकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम सुमन है। मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे पापा फल बेचते थे। मेरा एक भाई भी है जो शादी के बाद अलग रहने लगा। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे पापा की मौत हो गई। हम पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। पापा की कमाई से ही हमारा घर खर्च चलता था और मेरी माँ 2 घरों में काम करती थी। उससे कुछ पैसे तो आ जाते थे, पर हमारा गुजारा हो पाना मुश्किल ही है। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज से मैं फल बेचा करूंगी, पर उस वक्त तक कोई भी औरत इस तरह का काम नहीं किया करती थी। मेरी बात से मेरी माँ सोच में पड़ गई, पर मैंने माँ को समझाया कि अब जब भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। पड़ोस के यादव चाचा के साथ मैं पहली बार फल लेने गई और वहाँ से ढेर सारे फल लेकर आए और 7:30 बजे अपने ठेले पर फल सजाकर बाजार में जाकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था।
क्योंकि बाजार में उस वक्त तक कोई दूसरी औरत सामान नहीं बेचा करती थी। मैं ही पहली लड़की थी जो इस काम की शुरुआत की। लोग मुझसे ताज़ा फल रोज खरीदने आया करते थे। मुझे देखकर और भी औरतें बाजार में अब फल और सब्जी बेचने लगी, जिससे मुझे अब ठीक लगने लगा। ठंड का मौसम भी आ रहा था, तो मैंने आज संतरा खरीदा। जब भी मैं मंडी में फल खरीदने जाती हूँ तो पहले एक खाकर देख लेती हूँ। अगर मुझे उसका स्वाद पसंद आए तभी मैं उसे खरीदती हूँ। इसलिए जो लोग मुझसे फल खरीदते हैं वह वापस मेरे पास फल लेने जरूर आते हैं। मैं आज बाजार में संतरा बेच रही थी तो बहुत लोग आकर मुझसे संतरा खरीद कर ले जा रहे थे। तभी एक महंगी कार से 25 साल का नौजवान उतरा। देखने में काफी अमीर लग रहा था और काफी हैंडसम था। जब मेरी दुकान पर आया तो मैंने पूछा, संतरा चाहिए साहब? उसने अपना सनग्लासेस हटाया और कहा, मुझे एक संतरा दे दो। शायद मैं उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाई तो मैं 1 किलो संतरा तौलने लगी। उसने कहा, मुझे 1 किलो नहीं 1 पीस संतरा चाहिए। ये सुनकर मैं उसको देखने लगी। यह मेरी जिंदगी का पहला कस्टमर है जो एक संतरा खरीदने के लिए इतनी महंगी कार लेकर आया है। मुझे लगा शायद कंजूस होगा। जब वह पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाला तो मैंने उससे कहा, नहीं साहब, इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वह मेरी तरफ देखने लगा और अपने पर्स से 200 रुपए का नोट निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने कहा, साहब मेरे पास तो छुट्टे नहीं है, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ऐसे भी संतरा 50 रुपए किलो है, एक का क्या दाम लूं? उसने कहा, बाकी तुम रख लो। ये कहकर वह अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। जब तक वह दुकान पे था मैं सांस लेना ही भूल गई थी। ये कैसा हवा का झोंका था जो मेरी जिंदगी में आया और चला गया। घर वापस जाने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। उसकी व्हाइट कार और ब्लैक जैकेट और 200 रुपए में एक संतरा खरीदना। अगले दिन मैं फिर से संतरा बेच रही थी तो अचानक फिर से वह नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आज वह ब्लू कार में और व्हाइट जैकेट पहनकर आया हुआ था। मैं उसकी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगी। उसने कहा, मुझे एक संतरा दे दो। मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा, आज पैसे देने की जरूरत नहीं है। वह फिर से मुझे देखने लगा और 200 रुपए देकर एक संतरा लेकर महंगी गाड़ी में चला गया। आसपास ढेर सारी संतरे की दुकान थी, पर वह मेरे पास ही अब रोज रोज आकर एक संतरा लेकर जाता और 200 रुपए देकर जाता। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन मैं रोज अब संतरा खरीदने लगी क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझसे संतरा लेने आएगा। पूरा ठंड का मौसम ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन मैंने मंडी में देखा संतरा बहुत कम हो चुका है। मैंने एक दुकानदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि मौसम का आखिरी संतरा है। मैं उस 25 साल के नौजवान के बारे में सोचने लगी जो रोज रोज मेरी दुकान में आकर एक संतरा खरीद कर ले जाता है। मैंने कई बार पूछा कि दूसरा फल लोगे, पर उसने कोई और फल लेने से मना कर दिया। उस दिन मंडी से घर लौटकर मैंने 4 किलो संतरा फ्रिज में अलग से रख दिया। जब वह नौजवान बाजार में आया तो मुझसे संतरा मांगने लगा। मैंने उनसे कहा, साहब बाजार में संतरा अब कम हो गया है, संतरे का मौसम अब चला गया है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आया। अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लगा जो मेरी समझ से बाहर था। काफी घबराया हुआ दिख रहा था और एक संतरा लेकर पैसे देकर वहां से चला गया। और आज मंडी में संतरा कहीं भी नहीं था। जब मैं एक दुकानदार से पूछी तो कहा, अब संतरा नहीं आएगा, तुम दूसरे फल ले लो। आज सारे दूसरे फल लेकर आई थी और फ्रिज से मैंने एक संतरा भी निकाल लिया था। मुझे लगा शायद वह नौजवान फिर से आए और वही हुआ। मेरी दुकान पर जब उसने देखा कि संतरा नहीं है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, संतरा? मैंने कहा, साहब संतरे का मौसम अब खत्म हो गया है, पर मैंने आपके लिए संतरा बचा रखा है। आप कल भी आना, कुछ दिन तो आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर संतरा खत्म हो जाएगा और फिर 8 माह बाद ही संतरा मिल पाएगा। आज मुझे उसने 200 की जगह 400 दिए, पर मैंने लेने से मना कर दिया, पर उसने जबरदस्ती मुझे पैसे देकर संतरा लिया और काफी डरता हुआ अपनी कार के पास चला गया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ ने पूछा, तुम इतने सारे संतरे खरीद कर फ्रिज में क्यों रखी हो? मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। वो भी काफी हैरत में पड़ गई।
माँ ने कहा तो उसने तुम्हें 401 संतरे का दिया, अजीब पागल आदमी है। मैं रोज उसके लिए फ्रिज से एक संतरा निकाल कर ले जाती और उसे देती। जब मेरे पास आखिरी 6 संतरे बचे थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास अब 6 ही संतरा बचा हुआ है, उसके बाद मैं आपको संतरा नहीं दे पाऊंगी। ये सुनकर वह घबरा गया और मुझे ढेर सारे पैसे निकाल कर दे दिया और कहा तुम कहीं से भी मेरे लिए 300 संतरे लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। घबराया हुआ वह वहां से तुरंत ही निकल गया। मैंने जब अपनी माँ से यह बात बताई तो उन्हें तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ से कह दिया कि क्या आप एक दिन मेरी दुकान संभाल सकती हो, मुझे कुछ जरूरी काम करन है। अगले दिन मेरी माँ भी मेरे साथ दुकान पे आई। जब वह आदमी आया तो मैंने उसे एक संतरा दिया और कहा और 5 दिन का संतरा बचा है, मैं आपके लिए संतरा खरीदने की कोशिश कर रही हूँ। वह घबराया हुआ अपने ख्यालों में खो गया। मैं देखना चाहती थी वह संतरा का क्या करता है। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। आखिर वह रोज एक संतरा क्यों खरीदता है और संतरा न मिलने पर उसने क्यों कहा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम दुकान संभाल लेना, और मैं चुपके से जाकर उसकी गाड़ी की पिछली सीट पे छुप गई। वह इतना डरा और घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी में कोई और छुपा हुआ है। वह गाड़ी चलाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। जब उतरने लगा जल्दी से मैं भी उतर गई और पीछे छुप गई। मैंने देखा वह ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन जाने लगी। जब उसने ट्रेन पकड़ी तो मैं भी उसकी बोगी में चढ़ गई और एक जगह पर छुप गई। वह स्टेशन पर उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उतरी। वहां से वह चलता हुआ एक पुराने से मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जाकर वह किसी साधु से मिला और उन्हें वह संतरा दे दिया और जमीन पर ही लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। साधु संतरा को लेकर कुछ पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद उसने उस नौजवान को उठने को कहा और संतरा देकर कुछ बोला। वह नौजवान संतरा का छिलका निकालकर उसे खाने लगा। अब वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने गुरुदेव को धन्यवाद किया और वहां से निकलने लगा, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आखिर माजरा क्या है। वह तो वहां से चला गया, पर मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। तभी वहां एक औरत पिंक साड़ी पहन कर आई और साधु बाबा से कुछ बातें करने लगी और उन्हें कुछ पैसे दिए। मैंने उन लोगों की बातें सुन ली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ ये सब चल रहा है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस 25 साल के कस्टमर की मदद करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ हद तक सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। अगले दिन भी मैं फ्रिज से एक संतरा निकाल कर अपनी दुकान पे आई। मेरी माँ भी मेरे साथ थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि कुछ दिन आपको ठेला संभालना पड़ेगा। आज भी मैंने उस आदमी का पीछा किया और उस आदमी के साथ आज मैं उसके घर तक आ गई। उसका घर देखकर मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई। वह बहुत अमीर इंसान है। उसके पास ढेर सारी कार थी। उसका बंगला बहुत बड़ा था। लेकिन जब मैं बंगले के अंदर घुसने गई तो चौकीदार ने मुझे वहीं पर रोक दिया। कहा तुम यहाँ कैसे घुसी आ रही हो? मैंने कहा साहब मेरे कस्टमर हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर जब उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं साहब को आवाज दी। जब उसने मुझे देखा तो मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसने कहा मेरा नाम दिनेश है। मैंने कहा मेरा नाम सुमन है। उसने कहा कहो क्या बात है, तुम्हें संतरे मिल गए ना? मैंने कहा मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है, पर अकेले में। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। घर के अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बहुत ही आलीशान घर था। वह मुझे सीधे अपने बेडरूम में ले गए। बेडरूम देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद किया तो अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने कहा क्या जरूरी बात करनी है बताओ, तो मैंने कहा कि बैठकर बातें करते हैं। वह अपने बेड पर बैठ गए और मैं नीचे बैठने लगी। वह तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और कहा तुम मेरे साथ बेड पर ही बैठो, नीचे क्यों बैठ रही हो? मैंने कहा मुझे लगता है आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है और आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा और मुझे सारी बातें बतानी पड़ेगी। उसने कहा मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी।
और सौतेली माँ को लेकर घर पर आ गए थे। पर कुछ ही सालों में मेरे पिता को मालूम चल गया कि मेरी सौतेली माँ बस पैसे के लिए उनसे शादी की है, तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। 8 महीने पहले मेरे पिता की मौत हो गई है, तो सारा कारोबार उन्होंने मेरे नाम कर दिया है। लेकिन अचानक ही मेरे कारोबार में बहुत नुकसान होने लगा। मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं हमारे खानदान के बाबा के पास गया। मेरे पिता ने बताया था कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तब उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। तभी उन्हें बाबा के बारे में पता चला, तो वह बाबा के पास जाकर उनकी खूब सेवा करने लगे। और बाबा ने उन्हें एक संतरा दिया था और कहा था, ये संतरा खा लो, तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ेगा। लेकिन कहा कि अगर तुमने संतरा खाया तो कारोबार तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए संतरा को तभी खाना जब सच में तुम्हें महसूस कि तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरे पिता का कारोबार में इतना नुकसान हो चुका था कि हम सड़क पर आने वाले थे, और मजबूरन ही मेरे बाबा ने एक दिन वह संतरा खा लिया। उसके बाद से ही मेरे पिता का कारोबार धीरे धीरे सही होने लगा, और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी, और एक दिन मेरी माँ की मौत हो गई। शायद यही वह कीमत थी जिसके बारे में बाबा बात कर रहे थे। और जब मेरे कारोबार में नुकसान हुआ तो मैं भी दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया। बाबा ने भी मुझे एक संतरा दिया और कहा, इसे खा लोगी तो तुम्हारा कारोबार चलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मैंने उनकी बात को इग्नोर किया और वह संतरा खा लिया। मेरा कारोबार तो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं बाबा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़ा कि मेरी जिंदगी बख्श दे। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज एक संतरा लेकर मेरे पास आ जाना। जब तक तुम रोज मेरे पास एक संतरा लेकर आओगे तब तक तुम जीवित रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें रोज कहीं ना कहीं से एक संतरा लेकर आना ही पड़ेगा। दिनेश ने मुझसे कहा, अब तुम भी समझ रही हो ना मैं तुमसे क्यों संतरा मांग रहा हूँ। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई तुम्हारी सौतेली माँ की तस्वीर है? मेरा सवाल सुनकर वह हैरत में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। मैंने कहा कि एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैं उस मंदिर तक पहुंच गई थी जहां बाबा ने तुम्हें संतरा खिलाया था। ये बात सुनकर वह मेरी ओर देखने लगा और कहा, लेकिन क्यों? मैंने कहा, मैं देखना चाहती थी कि तुम संतरे का क्या करते हो और उसके बिना तुम कैसे मर जाओगे। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उस मंदिर में ही छुपी रही। उसके बाद मैं अपना मोबाइल निकाली और उसे एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने जो बताया उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, तुम्हारे पास और कितना संतरा बचा हुआ है? मैंने कहा, मेरे पास 2 संतरा बचा हुआ है। उसने कहा, तुम जाओ यहाँ से, कल मैं तुम्हारी दुकान पर दोनों संतरा खरीद लूंगा। मैं वहाँ से उठ गई और सीधे अपने घर चली आई। इस तरह की घटना मेरे साथ पहले कभी नहीं घटी। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर बैठी हुई थी, तभी वह अपनी कार लेकर आया और मुझसे संतरा खरीद कर अपनी कार में बैठ गया। आज भी माँ साथ थी तो मैं भी उसके साथ कार की पहली सीट पर बैठ गई। वह उस मंदिर के बाबा के पास पहुँच गया और नीचे लेट गया। मैं आज भी छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी बाबा ने इंजेक्शन निकाला और संतरे के अंदर डाल दिया और वह संतरा दिनेश को खाने के लिए दिया। वह संतरा मेरे दिए हुए संतरे से बदल दिया और उसे खाने लगा। जब दिनेश चला गया तो फिर से वह औरत बाबा से मिलने आई और उन्हें पैसे देने लगी और उन्हें कुछ बताने लगी। लेकिन अचानक ही वहां पुलिस आ गई और उन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तभी दिनेश सामने आ गया। दिनेश ने कहा कि आप दोनों का खेल खत्म हो चुका है और आपका दिया हुआ ये संतरा भी मेरे पास है जो मैं पुलिस को दे रहा हूँ। बाबा और उस औरत की आंखें खुली रह गई। दरअसल उसकी सौतेली माँ और बाबा मिलकर संतरे में इंजेक्शन लगाकर स्लो पॉइजन दे रहे थे, और भले ही बाबा को रोज उन्हें एक संतरा लाकर दें, लेकिन स्लो पॉइजन से उसकी एक न एक दिन मौत हो जाएगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इससे सारी प्रॉपर्टी उसकी सौतेली माँ को मिल जाएगी। कारोबार में नुकसान इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने कंपनी के कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद ली थी और अकाउंट में गड़बड़ी करा रही थी। बाबा ने उसके डर का फायदा उठाया और उसे धोखा दे रहा था।
उसकी सौतेली माँ ने उसके फैमिली डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया था और सिर्फ एक डर की वजह से वह अंधविश्वास के जाल में फंस गया था। दिनेश मुझसे बहुत खुश हुआ और उसने अपनी कंपनी में मुझे नौकरी करने को कहा। उसने मुझे काफी अच्छे पैसे ऑफर किया तो मैं खुशी खुशी उसकी कंपनी में जाने लगी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा जब वह पहली बार बाजार में संतरा खरीदने गया था तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई थी। उसे मैं पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। यही वजह थी कि वह बार बार मेरी दुकान पर ही संतरा खरीदने आता था। दरअसल मैं भी दिनेश को तभी से मन ही मन पसंद करने लगी थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया था। हम दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद दिनेश ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ रहे। मेरा भाई जब देखा कि मेरी शादी अमीर घर में हो गई है तो वह भी पीछे पीछे आए, पर हमने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखा दी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। धन्यवाद। मेरा भतीजा अक्सर हमारे घर आता रहता था। जब भी आता उसकी पत्नी उसके साथ आती थी। एक दिन मेरे भतीजे की औरत मेरी सास के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। तभी अचानक मुझे मेरे भतीजे के कमरे से रोने की आवाज आई। मैं कमरे में जाकर देखने लगी। मेरा भतीजा रोए जा रहा था। उसे रोता हुआ देखकर मैं उसके पास गई। तब मेरा भतीजा मुझसे कहने लगा कि मेरी पत्नी बहुत पतली है, जिसके कारण वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाती जो मैं चाहता हूँ। मुझे तो हमेशा से चाची आप जैसी खूबसूरत लड़की की तलाश थी। फिर अचानक लाइट चली गई और मेरे भतीजे ने अंधेरे का फायदा उठाकर मुझे अपने करीब कर लिया और फिर पूरी रात। मेरा नाम पिंकी है और अभी मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे तभी मेरा भतीजा मेरे घर आया। मुझे तो बस एक ही खुशी थी कि मेरी शादी के बाद मेरा भतीजा पहली बार घर आया है। मैंने उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। मेरे भतीजे की वाइफ भी उसके साथ आई थी। शादी की जल्दबाजी में मैंने भतीजे और उसकी वाइफ पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं उसकी वाइफ को बहुत अच्छे से देख रही थी। वो शरीर से बहुत ही पतली थी। उसका बदन दिखने में बिल्कुल किसी मर्द जैसा लग रहा था, क्योंकि एक औरत की खूबसूरती उसके बॉडी से भी होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बॉडी ही नहीं है, इसलिए वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं थी। और उसके उलट मेरा भतीजा यानी कि उसका पति एक विशाल शरीर का मालिक था। मैं उन दोनों की जोड़ी देखकर हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अभी उस घर में नई नई शादी करके आई थी। मैं किसी का भी नेचर अच्छे से नहीं जानती थी। उसकी औरत घर आने के बाद कहीं भी घूमने निकल जाती थी। मेरा भतीजा अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं जाता था। मेरी शादी के बाद भतीजे की और मेरी ये पहली मुलाकात थी। मेरा भतीजा बहुत खुले विचारों वाला था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात की तारीफ कर रहा था। मैं उसके खुले और सरल स्वभाव को समझ नहीं पाई और मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे उसके पास कोई वजह होगी। उसने पहली बार मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। फिर उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर दी। फिर मेरा भतीजा मुझे 3000 रुपया देने लगा। भतीजे ने मेरी जो तारीफ की उसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत गुस्से से भतीजे की तरफ देख रही थी। उसकी निगाहों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद वो मेरे भतीजे को लेकर अपने कमरे में चली गई और मुझे जो शगुन मिला था उसे लेकर मैं रसोई में चली गई। कुछ दिन बाद वो फिर से हमारे घर आ गई। अब वो हर 2 दिन में आने जाने लगी, जिसके कारण हमारा हनीमून का प्लान नहीं बन पा रहा था। इसलिए मैं अपने पति विक्की से बोली कि अपने भतीजे से बात करिए कि वो और उसकी बीवी हर 2-3 दिन में यहाँ आ जाते हैं। विक्की ने कहा कि मेरा एक ही भतीजा है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। विक्की ने एक शब्द में जवाब देकर मेरा मुंह बंद कर दिया था। उस दिन भतीजा हमारे घर पर था। फिर कुछ देर बाद मुझे भतीजे की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं उसके कमरे में गई तो उसने मुझे
हल्दी वाला दूध बनाने को बोल दिया। मैं वो दूध अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन अब हल्दी वाला दूध बनाने के बाद मैं अपने भतीजे के कमरे में जाने लगी। तभी मैंने अपने भतीजे को हॉल में बैठे हुए देखा। फिर उसने मुझे हॉल में बुलाया। मैं उसके पास गई और उसे दूध का गिलास देने लगी। तभी वो मुझे अलग नज़र से देख रहा था। फिर मेरे हाथ से दूध का गिलास लेते समय उसका हाथ मेरे हाथ को छू गया। फिर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं कांप कर रह गई और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूट गया और आधा दूध नीचे और आधा दूध मेरे कपड़ों पर गिर गया, जिसके कारण मेरे कपड़े खराब हो गए और मैं तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। मैं वहां गिरे हुए दूध को भी साफ नहीं कर पाई थी। मैं अपने कमरे में आते ही अपने कपड़े बदलने लगी और कपड़े बदलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा भतीजा मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पता नहीं कब से वो मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। फिर मेरे मन में कई सवाल उठे, लेकिन मैं कुछ पूछ नहीं पाई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि पिंकी चाची, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे कपड़ों पर दूध गिर गया। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरा भतीजा माफ़ी तो मुझसे मांग रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मेरे वजूद पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैं किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद खाना खाते समय मैंने उनकी बातचीत सुनी। मैंने सुना कि वो कल अपने घर जा रहे हैं। अब तो बस एक रात की ही बात थी, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। भतीजे को मैंने उससे बिना कुछ कहे उसकी माफ़ी को कबूल कर लिया। अगले दिन सुबह वो लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उसकी बीवी वो वापस लौट आई। आज जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी सास ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही है। फिर वो बोलने लगी कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अभी तक मैं बे औलाद हूँ। मेरे पति अब मुझे नए नए तरीके से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चाची जिसका विवाह उसके बाद हुआ है वो तुझसे पहले माँ बन जाएगी, पर तू तो बांझ ही रहेगी। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरा पति मुझे छोड़ देगा। जैसे ही उसकी बातचीत खत्म हुई, मेरा भतीजा घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2 बड़े बैग थे। मैं समझी कि वो अकेली आई है, पर ऐसा नहीं था। उसके पीछे उसका पति भी आ गया। उसके घर में अभी भी उसका अपना अलग कमरा था। सास ने उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी। मेरा पति विक्की उन लोगों के आने जाने पर कुछ भी नहीं बोलता था और मेरे बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि मेरी सास ने मुझे उनके सामने कुछ भी कहने का हक नहीं दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग घर पर कब तक रहेंगे। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे मेरा भतीजा बहुत पसंद था, क्योंकि वो मुझ पर नजर रखता था। इन लोगों के घर आने के अगले दिन ही विक्की अपने ऑफिस के काम से बाहर गांव चला गया। वो सुबह ही बाहर गांव के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद भतीजा सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकले। उसके बाद मेरी सास उसकी औरत को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। अब दिन के 11 बज रहे थे और इस समय में घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैंने घर का बच्चा हुआ काम खत्म कर दिया और नहाने के लिए चली गई। जब मैं नहाने गई तो मैंने हॉल में टीवी चालू छोड़ दिया, क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। कुछ देर में मैं नहाकर गाना गुनगुनाते हुए बाहर हॉल में आई और अपने टॉवल को पकड़ते हुए डांस करने लगी। तभी मेरा टॉवल छूट कर नीचे गिर गया और उसी वक्त मेरा भतीजा मेरे सामने आ गया। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, मैंने अपने भतीजे को देखकर तुरंत अपने टॉवल को उठाया और दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैंने तब छोटी सी टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। इस हालत में मैं सिर्फ विक्की के सामने रहती थी और आज मेरा भतीजा भी मुझे देख चुका था। तभी मेरा भतीजा मेरे पीछे दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे कपड़े बदलने का भी समय नहीं दिया। उसने कहा, चाची मुझे ज़रूरी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। चाची उस फाइल को ढूंढने में मेरी सहायता कर दें। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे से बाहर खींच कर ले आया। मैं अपने भतीजे के सामने उस टॉवल में ही थी, जिसके कारण मेरा वजूद साफ नजर आ रहा था। मेरा भतीजा मुझे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने मुझे कुछ फाइलें दी। मैं उस फाइल को देख रही थी, लेकिन भतीजे ने मुझे ये नहीं बताया कि उसे कौन सी फाइल चाहिए थी। जब मैं
मैंने उससे ये पूछने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई कि उसे कौन सी फाइल चाहिए, तो मैंने देखा कि वो पैर से लेकर मेरे सर के बालों तक मुझे घूर रहा है। जैसे ही मेरा ध्यान उसकी नज़र पर गई, मैंने उससे बोला, शायद मुझे आपकी फाइल नहीं मिल रही है, मुझे माफ़ करें। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाली थी कि मेरे भतीजे ने मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैं उसकी बाहों में थी, फिर मैं पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई। मेरा भतीजा बहुत ही रोमांटिक था। तुरंत ही उसने अपना हाथ मेरी कमर पर फेरना शुरू कर दिया। फिर मैं उससे खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी कि चाची, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। उसके घर से निकलने के बाद ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, वो भी साड़ी पहनकर। आज घर पर क्या हुआ ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि शायद ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी। इसी तरह दूसरे दिन भतीजे ने छुट्टी ले ली। उसने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज भी मेरी सास उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। अब मैं सारा दिन भतीजे के साथ घर पर बिल्कुल अकेली थी। मैं अपने भतीजे की आंखों में देखी थी कि उसने झूठ बोला कि उसके सर में दर्द है। फिर दोपहर को भतीजा और मैं खाना खाने के लिए साथ बैठ गए। खाना खाते समय वो मुझसे बातें करने लगा और बोला, चाची, मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी, तुम्हारी जैसी खूबसूरत और गठीला बदन की, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर वो कहने लगा कि मेरी पत्नी बिल्कुल तुम्हारी जैसी नहीं है, उसका बदन बहुत ही कमज़ोर है, अगर उसका हाथ भी पकड़ लिया जाए तो तुरंत हाथ दुखने लगता है। उसका पतला शरीर हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहा है। हम पिछले 4 वर्षों से बे औलाद हैं, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे खुश नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ अपनी वैवाहिक बातें क्यों बता रहा है। मैंने सोचा कि बच्चा ना होने से वो सचमुच परेशान है, तो मैं उसकी बात सुन रही थी। उस दिन सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरी सास अभी तक घर पर नहीं आई थी। हर दिन की तरह मैं रात के लिए खाना बनाने लगी। मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैं फोन लेने हॉल में आ गई। विक्की का कॉल आया था। इससे पहले कि मैं अपना फोन उठाती, रिंग बंद हो गई। जैसे ही फोन बजना बंद हुआ, मुझे किसी और की आवाज़ सुनाई दी। मैं आवाज़ की ओर आगे गई तो आवाज़ मेरे कमरे से ही आ रही थी। मैंने अपने कमरे में देखा तो भतीजा कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ कुछ बोल रहा था। मैं उसे देखकर अपने कमरे में अंदर आ गई। मैंने उससे पूछा कि आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। फिर वो मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कुछ और बात करने लगा। उसने कहा, चाची, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे दुखी होने का एकमात्र कारण मेरी पत्नी है, जो मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती। मैं उसके दुबले पतले शरीर से बहुत परेशान हूँ। बातें करते करते वो मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर उसने कहा कि विक्की ने बहुत पैसा कमाया है और उसे आप जैसी बहुत ही खूबसूरत पत्नी भी मिली है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और बिल्कुल वैसी हो जैसी एक मर्द चाहता है। वो मुझसे अजीब सी बातें करने लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। जब मैं उससे बात कर रही थी तभी घर की घंटी बजी और मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। रात के 9 बजे सास और वो घर पर आई थी। अब घर वो अपने पति को मेरे कमरे से बाहर आते हुए देखी तो वो तुरंत अपने पति की आंखों को पहचान लेती, लेकिन मेरा भतीजा तो एकदम से कमरे से भाग निकला। उसकी वाइफ बहुत भोली थी। वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने विक्की को ही सब कुछ बताने का फैसला किया। अब मैं विक्की के घर आने का इंतजार कर रही थी। मैं विक्की को कॉल करना भूल गई थी। जब मुझे ध्यान आया तो मैंने तुरंत विक्की को फोन किया। विक्की ने कहा कि मैं रात के 1 बजे तक घर आ पाऊंगा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि विक्की घर आ रहा है, क्योंकि उसके आते ही मैं उसे उसके भतीजे के कारनामे बताने वाली थी। रात के 10 बजे तक घर में सभी ने खाना खा लिया था, लेकिन मुझे खाना खाने का मन नहीं था, क्योंकि विक्की अभी तक घर नहीं आया था। उसके कहने के अनुसार 1 बज गए थे। जैसे ही
वो हाथ पैर धोकर आया तो मैंने हम दोनों के लिए प्लेट लगा दी। खाने के तुरंत बाद मैं भी उसके साथ अपने कमरे में चली गई। फिर मैं विक्की से पूछने लगी कि उसकी यात्रा कैसी रही। उसने मुझे यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं उसे कुछ और बताने वाली थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं विक्की गलत ना समझ जाए, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। फिर विक्की जल्द ही सो गया था। अगले दिन विक्की शाम को जल्द ही ऑफिस से घर आ गया। आज सास और भतीजे की वाइफ भी डॉक्टर के पास से जल्दी आ गए थे। फिर विक्की अपनी माँ से पूछने लगा कि इलाज कैसा चल रहा है। फिर उसकी माँ बोली, डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी है। डॉक्टर ने कहा है कि इस 1 महीने में सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएगी। बात करते समय भतीजे की औरत ने विक्की से कहा कि उसे दवा लेने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। विक्की तुरंत उसके लिए गांव के बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वो कल ही गांव से घर लौटा था और फिर जाने को तैयार हो गया। भतीजे को अपने चाचा की कोई परवाह नहीं थी, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई की अभी नई नई शादी हुई है। भतीजे की वाइफ बहुत मतलबी थी और मेरा पति ये नहीं देख पा रहा था। उसी दिन रात को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैंने विक्की से कहा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, कम से कम तुम तो मेरे साथ घर पर रहो। फिर विक्की कहता है कि तुम्हारी बीमारी सामान्य है, लेकिन भतीजे की वाइफ का इलाज अभी बहुत जरूरी है। मुझे उसके लिए दवा लेने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। कुछ घंटे आराम करो, फिर तुम अच्छा महसूस करोगी और जल्द ही ठीक हो जाओगी। इतना कहकर विक्की सो गया और अगली सुबह वो दूसरे शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद मेरी सास और वो हमेशा की तरह इलाज के लिए डॉक्टर के पास चली गई थी। सुबह भतीजा भी उनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में मेरे अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। मैं सुबह से सबको नाश्ता देते देते थक गई थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं बटाया। अचानक जब घर में कोई नहीं था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं किचन में ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा भतीजा मेरे पैरों के पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, आप यहाँ कैसे? फिर उसने कहा, चाची तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सुबह से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ये देखने के लिए घर आया था कि क्या तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। जब मैं घर आया तो तुम रसोई में बेहोश मिली। जैसे ही तुम बेहोश हुई मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला है कि तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो, जिसके कारण आपको चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। मैं समझता हूँ कि आपकी चिंता का कारण मैं और मेरी पत्नी है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम शाम को ही अपने घर चले जाएंगे। वो तो अपना इलाज करवा रही थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए मैं अपने भतीजे से बोली, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। आप सब मेरे अपने हो और जो आपने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद। आज आपने डॉक्टर को बुलाया और मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। जैसे ही मैं अपना बाकी काम करने के लिए बिस्तर से उठने लगी तभी भतीजे ने मुझे फिर से बिस्तर पर बिठा दिया। फिर उसने मुझसे वहीं पर बैठने को कहा और रसोई से मेरे लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आया। उसने मुझे अपने हाथों से नाश्ता खिलाया और कहने लगा कि मुझे ये भी पता है कि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नाश्ते के बाद उसने मुझे अपने हाथ से दवा दी। फिर उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, कल मैंने आपसे जो भी बात की थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नजरिया गलत नहीं था, मैं भतीजे की भावनाओं को समझ गई। आज उसने मेरी मदद करके अपने दुख का बदला चुका दिया था। मैंने उसे तुरंत माफ कर दिया। उसके बाद उसने मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। उसने कहा, आप 1 घंटा आराम करेंगी। 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो घर बिल्कुल साफ पाया। उसने मेरा बचा हुआ सारा काम कर दिया था। उसने दोपहर का खाना बाहर से ऑर्डर किया था। वो विक्की से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे मेरी जैसी पत्नी चाहिए थी। अब उसकी देखभाल और प्यार को देखकर मैं भी उससे कहना चाहती थी कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, लेकिन मैं उसके सामने अपनी भावना बताना नहीं चाहती थी।
अगले 2 दिनों तक उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसने ये कहकर अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरी सास और उसकी बीवी घर से बाहर जाती वो घर के काम में मेरी मदद करने लगता था। पूरे दिन काम करके थक गई थी। मैंने विक्की को घर जल्दी आने के लिए मैसेज कर दिया और कमरे में बैठकर मैं उनका इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में जाने लगी। मैं उस वक्त नाइट गाउन में थी। मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी कि मेरी नज़र हॉल में बैठी हुई उसकी बीवी पर पड़ी। अभी भी उन दोनों पति पत्नी में बहस हुई थी। मुझे नहीं लगा कि ये उनके साथ बातचीत करने का सही समय है, तो मैंने पानी पिया और तुरंत अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में जाने के कुछ ही मिनट बाद मेरा भतीजा मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही मैंने कुंडी खोली वो मेरे कमरे में आ गया। आते ही बोला, मैं आपसे बात करने आया हूँ। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसे मुझसे क्या बात करनी थी। बोलते बोलते ही उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर बोला, चाची आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, विक्की आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। कितने दिनों तक इस घर में रहकर मैंने ये देखा है, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं समझ गई कि उसका क्या मतलब था और वो मुझे क्या चाहता था। विक्की के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो सब सच था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कहा, आज रात आप विक्की को भूल जाओ और मैं अपनी पत्नी को भूल जाता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। इतना कहकर उसने मुझे अपने गले लगा लिया। फिर मैं बिना किसी डर के उसकी बाहों में समा गई। मेरा वजूद पूरी तरह से कांप रहा था। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। अब हमारे सामने उसकी बीवी, मेरी सास और विक्की थे। उन तीनों को देखकर मुझसे ज्यादा मेरे भतीजे को आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और अपनी पत्नी के सामने जाकर सारी गलती मुझ पर डालने लगा। उसने कहा कि चाची ने मुझे बार बार अपनी तरफ मोहित करने की कोशिश की है। अब मैं तो मर्द हूँ, मर्द का पैर फिसलने में कितनी देर लगती है, और मैं बहक गया। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गई। मैंने सबके सामने उसकी और उसके पति की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। वही रिकॉर्डिंग सभी को सुनाना शुरू कर दिया। उन लोगों की नज़र अपने चाचा की प्रॉपर्टी पर थी और मैंने ये सब नोटिस कर लिया था, लेकिन विक्की और मेरी सास ये सब नहीं जानते थे। ये लोग अपने चाचा चाची और मेरी सास तीनों को धोखा दे रहे थे। वो अपने पति के साथ मिलकर मुझे गलत ठहराना चाहती थी ताकि मेरा और विक्की का तलाक हो जाए और सारी संपत्ति उसे मिल जाए। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो मेरी सास ने उन लोगों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगने लगी और उन लोगों की वजह से जो तकलीफ तुमने उठाई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं ही अंधी हो गई थी उनके प्यार में, जो अपनी नई नवेली बहू पर ध्यान ना दे सकी। जो लड़का अपने चाचा के पैसों पर नजर रखा हो वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ही हो कहलाता है। उसे अपने रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।